हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश सर और स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी जोन पर। आज मैं मानव में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, मानव में श्वसन कैसे होता है, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्वसन तंत्र, मानव की जो श्वसन तंत्र है वो क्या है और उसकी संरचना किस प्रकार हुई है, बनावट कैसे कैसे हुई है, उसमें कौन कौन से अंग आते हैं। तो कहने का मतलब है कि मानव में नासिका छिद्र या नासिका वेश, लैरिंक्स, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि मानव में जो श्वसन तंत्र है जिसके माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है, अर्थात उसको हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र है क्या, श्वसन तंत्र है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो श्वसन तंत्र जो होता है, कहने का मतलब है कि नासिका वेश, श्वास नली या ट्रैकिया, लैरिंक्स तथा फेफड़ा मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए कि श्वसन तंत्र क्या है। श्वसन तंत्र क्या है लिखिएगा। मानव में नासिका वेश, लैरिंक्स, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। नासिका वेश, लैरिंक्स, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। और श्वसन तंत्र के माध्यम से क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब तो हम लोग श्वसन तंत्र जान गए। अब श्वसन तंत्र की प्रक्रिया, श्वसन माने वायु का परिवहन शरीर में कैसे होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले ये जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र की संरचना की व्याख्या हम लोग कर लें कि कैसे कैसे इसमें जो होता है, श्वसन तंत्र में जो है कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो होता है वो नासिका वेश में है। क्या है, नासिका वेश में। नासिका वेश जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं, ये जो पूरा भाग जो रेड वाला है, ये जो पूरा भाग है ये नासिका वेश में कहलाता है। नासिका वेश में की थोड़ा सा लोग चर्चा कर ले, यहाँ पे समझ ले नासिका वेश में है क्या। नासिका वेश की बात हम लोग करें तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। सारे अंग को हम लोग चर्चा करते जाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे कि श्वसन की क्रिया कैसे होती है। सबसे पहले उसकी अंग की संरचना कर रहे कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से भाग हैं और उसका क्या कार्य है, इसके बारे में जिक्र करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, नासिका वेश में से बाह्य 2 छिद्र निकले होते हैं। जैसे देखिए नाक है, नाक जो है, नाक में 2 छिद्र होता है। इस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य नासिका छिद्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य नासिका छिद्र कहते हैं। बाह्य नासिका छिद्र कहते हैं, नासिका छिद्र कहते हैं। समझिएगा। सबसे पहले नासिका वेश में क्या है तो समझेंगे, बोलेंगे हम लोग कि नासिका वेश में जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस, वायुमंडल से वायु जो है नासिका वेश के माध्यम से कहाँ जाता है, श्वास नली में जाता है। अर्थात आप लोग यह भी कह सकते हैं कि श्वास नली में वायु, श्वास नली या ट्रैकिया में वायु जिसके माध्यम से जाता है उसे हम लोग नासिका वेश में कहते हैं। आप लोग लिखिएगा पहले कि नासिका वेश में है क्या। नासिका वेश में क्या है ये लिखिए, लिख के डैश दीजिए और लिखिएगा। देखिए, श्वास नली में वायु
श्वास नली में वायु, श्वास नली में वायु जिस माध्यम से जाता है या जिसके द्वारा जाता है, जिसके द्वारा जाता है उसे हम लोग नासिका वेश्म कहते हैं। नासिका वेश्म की भाग की बात करें हम लोग तो देखिए जो बाह्य नासिका छिद्र है, ये वातावरण में, कहने का मतलब है शरीर की सतह पर दो छिद्र होते हैं जिसको बाह्य नासिका छिद्र, जिसको नोज कहते हैं, नाक कहते हैं। अब कहने का मतलब है कि नासिका वेश्म का आगे वाला भाग, देखिएगा नासिका वेश का आगे वाला भाग, ये जो नासिका वेश्म है इसका यहां से आगे वाला भाग, यहां से आगे वाला भाग, तो नासिका वेश्म के आगे वाला भाग जो है जिसमें दो बाह्य छिद्र खुलता है, जिसमें दो बाह्य छिद्र खुलता है उसे हम लोग जो है प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं, प्रस्कोप कहते हैं, मतलब प्रघान या प्रस्कोप कहते हैं। मतलब क्या होता है, ये जो है नासिका वेश्म है, नासिका वेश्म के जो बाहर वाला जो भाग है, अग्र भाग जिसको कहते हैं, नासिका वेश्म, ये पूरा नासिका वेश्म हुआ। तो नासिका वेश्म का जो आगे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट जिसमें दो नली निकला होता है, नाक निकला होता है, इसको हम लोग प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं, प्रकोष्ठ कहते हैं। आपसे पूछेगा कि प्रघान या प्रकोष्ठ क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि नासिका वेश्म के आगे वाला भाग जिसमें दो बाह्य छिद्र खुलता है उसे हम लोग प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं, उसे हम लोग प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं। अब आप लोग जो है लिख के दे दीजिएगा कि प्रघान या प्रकोष्ठ क्या है, प्रघान या प्रकोष्ठ क्या है, ये लिखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रघान या प्रकोष्ठ क्या है, लिख के टेस्ट दिए, चलिए लिखिएगा, लिखिएगा नासिका वेश्म के अग्रभाग, नासिका वेश्म के अग्रभाग, नासिका वेश्म के अग्रभाग जिसमें दो बाह्य छिद्र खुले होते हैं, जिसमें दो बाह्य छिद्र खुले होते हैं, जिसमें दो बाह्य छिद्र खुले होते हैं, जिसमें दो बाह्य छिद्र होते हैं उसे हम लोग प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं, उसे हम लोग प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं। अब यहां समझिएगा कि ये जो नासिका है, यहां से यहां तक जो नासिका हुआ, इसका अग्रभाग जिसमें दो नली खुला होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो दो छिद्र खुला होता है, नाक जो दो खुला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं। प्रघान या प्रकोष्ठ में क्या होता है कि त्वचा में बाल होती है, रोमा होता है, रोमा कहने का मतलब देखते हैं कि नाक में जो है हल्का हल्का बाल होता है, वो किस में होता है, तो उसी को हम लोग प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं, प्रकोष्ठ कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह रोमा युक्त त्वचा है, मतलब रोमा युक्त त्वचा, इसके प्रघान में क्या होता है कि बाल होती है, बाल आप समझते हैं, नाक में जो बाल होता है उसी को हम लोग जो है प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं, समझ गए। अब बात आती है कि ये जो नासिका जो है दो छिद्र आगे है, देखिएगा आगे जो इसमें होता है ये दो छिद्र होता है, इस तरह बटा होता है, ये दो छिद्रों में बटा होता है। तो जो दो छिद्र होता है, दो जिसको नासिका छिद्र कहते हैं, बाह्य नासिका छिद्र कहते हैं, तो दोनों छिद्र जो होता है बटा होता है, एक अस्थि से बटा होता है जो लंबवत होती है, जिसको नासा पट्टिका कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नासा पट्टिका कहते हैं, नासा पट्टिका कहते हैं। आपसे पूछे कि नासा पट्टिका क्या है, तो बोलना है कि जो बाह्य नासिका छिद्र भीतर में यानी अंदर में
दो बेस में, दायां बेस में और बायां बेस में विभाजित होता है, उसे हम लोग नासापटिका कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? नासापटिका कहते हैं। फिर से समझिएगा कि नासिका बेस में जो होता है, नासिका बेस में जो बाह्य नासिका छिद्र निकला होता है वो दो भागों में डिवाइड रहता है। जो डिवाइड करता है उसी को नासापटिका कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, आप लोग नासापटिका के बारे में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? लिखिएगा यहाँ पे कि बाह्य नासिका छिद्र, बाह्य नासिका छिद्र, बाह्य नासिका छिद्र अंदर दो वेश्म में खुलती है, अंदर दो वेश्म में खुलती है, जो दोनों को विभाजित करता है, जो दोनों को विभाजित करता है उसे नासापटिका कहते हैं, उसे नासापटिका कहते हैं। चलिए देखिएगा, हो गया। अब इसमें एक चीज और आता है, क्या? घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र देखिएगा, ये जो नास, ये जो ऊपर, ये जो यहाँ पे होता है वो तीन भाग में होता है। यहाँ पे इस तरह हो जाता है, इस तरह। अब यहाँ पर देखिएगा कि 1 2 3, तीन भाग। तो कहने का मतलब है कि प्रघ्राण या प्रकोष्ठ के पीछे ऊपर वाला भाग, ये देखिएगा, ये तो हो गया आपका यहां से जो हुआ, ये आगे वाला जो हो गया ये आपका प्रघ्राण हो गया, प्रकोष्ठ हो गया। ये जो आगे वाला ये जो भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रघ्राण कहेंगे। तो प्रघ्राण के पीछे ऊपर वाला भाग यानी ये भाग, ऊपर वाला भाग घ्राण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? घ्राण क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये जो घ्राण क्षेत्र की परिभाषा आपसे पूछे, आप लिखिएगा कि घ्राण क्षेत्र क्या है। घ्राण क्षेत्र लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा, क्या लिखिएगा इसमें? लिखिए, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ के, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ के, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ के पीछे ऊपर वाला भाग, पीछे ऊपर वाला भाग घ्राण क्षेत्र कहलाता है। घ्राण क्षेत्र कहलाता है, घ्राण क्षेत्र कहलाता है, घ्राण क्षेत्र कहलाता है। इससे इससे व्यक्ति किसी भी गंध को सूंघ पाता है। इससे व्यक्ति किसी भी गंध को सूंघ पाता है, किसी भी गंध को सूंघ पाता है। इसका घ्राण क्षेत्र, मानव में घ्राण क्षेत्र, मानव में घ्राण क्षेत्र कुत्तों की अपेक्षा कम होती है। मानव में घ्राण क्षेत्र कुत्तों की अपेक्षा कम होती है, जिसके कारण मानव में सूंघने की क्षमता, मानव में सूंघने की क्षमता कुत्ते की अपेक्षा कम होती है, कुत्ते की अपेक्षा कम होती है। आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं पे कोई मर्डर करता है या कुछ भी कर देता है तो अगर मानव से पता नहीं चलता तो कुत्ता को ले जाया जाता है, यानी सूंघने के लिए। समझ गए? क्योंकि उसकी सूंघने की क्षमता जो है अधिक है। क्यों अधिक है? उसका घ्राण क्षेत्र जो होता है ज्यादा होता है। घ्राण क्षेत्र क्या है? तो घ्राण क्षेत्र समझिएगा, यही जो आपका जो है ये ऊपर वाला जो भाग हुआ, इसी को हम लोग जो देखिए ब्लैक जो कर दिए, इसी को क्या कहते हैं? घ्राण क्षेत्र कहते हैं। अर्थात प्रघ्राण या प्रकोष्ठ के पीछे वाला भाग, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ के ऊपर पीछे वाला भाग को घ्राण क्षेत्र कहते हैं। अब घ्राण क्षेत्र का कार्य क्या होता है? तो इससे सूंघता है, व्यक्ति किसी गंध को पता करता है। समझ गए? अब जो है नासिका बेस में जो होता है पतला गोलाकार होता है, ऐसा नहीं। ये जो है अंदर में जो नली जाती है ये पतला होती है, गोलाकार होती है। ये जो यहाँ पर है
ये बिल्कुल जो है गोलाकार होती है। मतलब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि नासिका बेस में जो होती है गोलाकार होती है। नासिका बेस में पतला पतला पतली गोलाकार गोलाकार नली होती है, नली होती है, नली होती है, नली होती है, जिसे 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 कांची कहते हैं, कांची कहते हैं, जिसे कांची कहते हैं, जिसे कांची कहते हैं। आप समझिएगा, ये जो नासिका बेस में अंदर जो होता है ये घुमावदार होता है, पतला होता है, गोलाकार होता है और घुमावदार होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांची कहते हैं। कांची किसे कहते हैं? तो कांची का मतलब होता है कि नासिका बेस में अंदर में गोलाकार घुमावदार पतली नली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कांची कहते हैं। समझ गए? अब देखिए हम लोग, ये जो यहाँ दो भाग में बटा हुआ था, तीन भागों में जो यहाँ पर बटा हुआ था इस तरह, 1 2 3, ऊपर वाला तो घ्राण क्षेत्र, ये दोनों मध्य और निचला भाग, मध्य इस भाग को और इस भाग को ही श्वसन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? श्वसन क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्वसन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसको श्वसन क्षेत्र कहते हैं। अब जो है यहां पे जो बात आती है कि नासिका बेस में से जो है, नासिका बेस में से जो वायु है ना, इसको हम अब इस तरह करते हैं, नासिका बेस में से जो वायु है वो सीधे कहां आती है? ग्रसनी में आती है। नासिका बेस में से वायु सीधे कहां आती है? ग्रसनी में। अब नासिका बेस में खत्म हो गया। नासिका बेस में से जो है अब सीधे वायु कहां आती है? तो ग्रसनी में आती है। देखिए ये जो है ग्रसनी है, ये आपका क्या है? मुख है, मुंह है। आई मुंह के ऊपर क्या है? नाक है। यह नासिका छिद्र हुआ। तो ये जो नासिका जो है ये सीधे आकर अब कहां मिलती है? ग्रसनी में आती है। हम बताए थे आपको कि ग्रसनी जो होता है ये दो भागों में बटा होता है। क्या चीज? निगल द्वार और कंठ द्वार। कंठ द्वार तो निगल द्वार तो ग्रास नली में खुलता है, ये कहां खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। और यही कंठ द्वार जो होता है ये कहां खुलता है? श्वास नली में खुलता है। पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में हम लोग इसकी चर्चा कर लिए थे, निगल द्वार को, ग्रास नली को, पाचन तंत्र में। अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अब जो है ग्रसनी दो भाग में बटा होता है। यहां पे जो ग्रसनी होता है ये दो भाग में बटा होता है। जो ऊपर पिछला भाग होता है, पिछला भाग को ही क्या कहते हैं हम लोग? ये पिछला भाग को ही क्या कहते हैं? ये पिछला भाग को कहते हैं कंठ द्वार। अब कंठ द्वार के नीचे एक त्रिभुजाकार इस तरह आकृति होती है। त्रिभुजाकार इस तरह का आकृति होती है गोल। इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स कहते हैं। अब समझिएगा लैरिंक्स के बारे में। अब जो है देखिएगा, नासिका बेस में से जो वायु है कंठ द्वार होते हुए कहां हुआ? ये लैरिंक्स में आ गया। तो लैरिंक्स में जैसे ही आता है वायु, लैरिंक्स में जैसे ही वायु आता है तो क्या होता है? लैरिंक्स में समझिएगा, लैरिंक्स जो रचना होती है, लैरिंक्स का कार्य होता है जिससे आवाज तेज या धीमी होता है। जो आवाज निकलता है तो आवाज तेजी या धीमी होता है, वो लैरिंक्स के कारण होता है। यानी लैरिंक्स यहाँ पे क्या करता है कि आवाज को क्या कर देता है कि कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए यहाँ पर लैरिंक्स का कार्य होता है। लैरिंक्स का कार्य आपसे पूछे तो बोलिए कि इससे आवाज जो है, जो बोलते हैं वो आवाज धीमी या तेज होती है। आपको बताया गया था कि भोजन ग्रास नली में यहाँ पर नहीं जाए, जैसे कि हम भोजन किए,
तो ग्रसनी के पास में तो दो भाग रहता है, कंठ द्वार, निगल द्वार। तो कंठ द्वार में जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो भोजन जो है, भोजन जब करेंगे और सांस लिए, तो सांस लेते समय जब सांस लेंगे तो भोजन में क्या होगा, तो निगल द्वार जो होगा उस पे एपिग्लैटिस ढक्कन होता है, वो ढक्कन लग जाता है ताकि जो है भोजन जो है वो श्वास नली में नहीं जाए। नहीं तो श्वास नली में चल जाए, कभी कभी देखते हैं कि नाकों मुखा भाप निकल जाता है। तो क्या होता है, एपिग्लैट बताए थे पिछले क्लास में, एपिग्लैटिस क्या होता है, ढक्कन होता है। जब सांस लेंगे तो ग्रसनी के मुंह पर, यानी सॉरी इसको निगल द्वार के मुंह पर, और जब खाना खाएंगे तो कंठ द्वार के मुंह पर रहेगा। ये दोनों पे रहता है। जो क्रिया हमारे श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो एपिग्लैटिस जो होगा वो किस पे, निगल द्वार के, ग्रास नली की जो ढक्कन होता है उस पे रहेगा। और जब हम लोग खाना खाएंगे तो कंठ द्वार पे रहेगा। अब जो है ये भोजन जो है सीधे कहाँ आएगा, सॉरी ये जो वायु है तो लैरिंग्स होते हुए, ये लैरिंग्स होते हुए भोजन जो है ये लैरिंग्स होते हुए जो वायु है वो वायु कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रैकिया में। कहाँ आ जाएगा, ट्रैकिया में। ट्रैकिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। ट्रैकिया को, ये जो ट्रैकिया है इसको हम लोग श्वास नली भी बोलते हैं। मतलब श्वास नली या ट्रैकिया इसी को कहते हैं, या ट्रैकिया। लेकिन ट्रैकिया जो है इंग्लिश नाम इसका हुआ। तो देखिए लैरिंग्स से जो वायु है वो सीधे कहाँ आ गया, ट्रैकिया में आ गया। ट्रैकिया में आप देख रहे हैं एक तरह से इस तरह घुमावदार बना हुआ, ऐसा बना हुआ है। ये जो होता है ये उपास्तिक के अपूर्ण वलय का बना होता है। ये जो बना हुआ, जो बना हुआ देख रहे हैं आप, ऐसा जो रहता है घुमावदार वृत्ताकार, तो इसे हम लोग कहते हैं उपास्तिक के अपूर्ण वलय। उपास्तिक के अपूर्ण वलय ऑब्जेक्टिव में पूछता है, उपास्तिक के अपूर्ण वलय। ये जो बना हुआ होता है इस तरह गोलाकार, ये उपास्तिक के अपूर्ण वलय का बना होता है। इसको लिख लीजिएगा। ये जो ट्रैकिया में जो घुमावदार इस तरह बना हुआ रहता है, ये उपास्तिक के अपूर्ण वलय का बना होता है। उपास्तिक के अपूर्ण वलय का बना होता है। इसका आखिर आप सोच रहे हैं कि बना क्यों रहता है, उपास्तिक के अपूर्ण वलय का कार्य क्या है। इसका कार्य, जब हम लोग क्या करते हैं कि हवा लिए तब तो ठीक है, टाइट रहेगा, ऐसे फैला हुआ रहेगा, नली है तो। लेकिन जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो ये आपस में सट न जाए। जैसे अब अंदर कुछ नहीं रहेगा, गुब्बारा देखे हैं, गुब्बारा में हवा भरिएगा तो फैल जाता है, और जब ऊपर मुंह खोलिएगा तो क्या हुआ, हवा निकलेगा, सटता है। तो इसी तरह जो है नाजुक होता है, जब हवा लेते हैं तो ठीक है फैला हुआ है, जब हवा छोड़ेंगे तो सट जाएगा, चिपटा हो जाएगा। तो चिपटा न हो, सटे, आपस में नहीं सटे, यही क्या करता है, उपास्तिक के अपूर्ण वलय का कार्य होता है। मतलब इसको, ट्रैकिया को, श्वास नली को आपस में सटने नहीं देता है। ट्रैकिया को आपस में सटने नहीं देता है, यानी उपास्तिक के अपूर्ण जो वलय होता है ये क्या करता है कि श्वास नाली को आपस में नहीं सटने देता है, आपस में सटने नहीं देता है। अब श्वास नली जो है होते हुए जो वायु है वो सीधी आता है। अब आगे आकर क्या होता है कि श्वास नली दो भागों में बढ़ जाता है। श्वास नली जो है, श्वास नली समझिएगा कि श्वास नली दो भाग में बढ़ जाता है। श्वास नली दो भाग में, कौन भाग बढ़ता है, तो एक जो दो भाग में बट गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो दो भाग में बढ़ता है इसको हम लोग श्वसनी कहते हैं। या इंग्लिश में की बात करें तो इसको ब्रोंकस कहते हैं। श्वसनी या ब्रोंकस कहते हैं। अब देखिएगा ये जो श्वास नली है, यही जो श्वास नली आया तो श्वास नली एक इधर बट गया और एक इधर बट गया। तो ये दोनों जो बटा, इसी को क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं।
या श्वसनी कहते हैं, श्वसनी या ब्रोंकस कहते हैं। इसी को जो है श्वसनी या ब्रोंकस कहते हैं, श्वसनी या ब्रोंकस कहते हैं। अब जो है श्वसनी या ब्रोंकस जो होता है ये भी जो है आगे कई वाहिनियों में बढ़ जाती है, कई वाहिनी में बढ़ जाती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, यह भी जो है आगे आके देखिए, जैसे कि ये आगे आया, ये जब आगे आया तो ये भी कई वाहिनी में बट गया। कैसे बटा, एक इधर आ गया, ये देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ये नली हो गया, ये हो गया, इस तरह जो आपस में क्या हो, ये कई वाहिनी में बट गया। तो कई वाहिनियों में बढ़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स या श्वसनिका कहते हैं। ये भी आके क्या होता है कि अलग कई वाहिनियों में बढ़ता है, जिससे हम लोग कहते हैं श्वसनिका, श्वसनिका कहते हैं या फिर ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब समझिएगा कि ये जो है श्वसनी आगे बढ़कर श्वसनिका में बट गया, श्वसनिका में कई वाहिनियां होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि श्वसनिका जो है इससे कई वाहिनियां निकलती है। ये जो ब्रोंकियल्स है, ये जो बड़ लंबा जो आया, ये जो हुआ लंबा आया इस तरह, ये हो गया आपका क्या हो गया, ब्रोंकियल्स हो गया, यानी श्वसनिका हो गया। क्या हो गया, ये जो लंबा गया ये श्वसनिका हो गया। कई भाग में ये भी लंबा है, श्वसनिका हो गया। अब आगे क्या दिख रहा है, श्वसनिका की जो है कई छोटे छोटे, देखिए ये भी है श्वसनिका, कई फिर पतली पतली वाहिनी में बढ़ जाती है। पतली श्वसनिका जो है या ब्रोंकियोल्स भी है, जो अनेक पतली पतली नली में बढ़ जाती है। पतली पतली ये भी जो है पतली पतली नली में, कई नली में बढ़ जाती है। मतलब ये देखिए, ये जो पतला वाहिनी है, ये सब पतला पतला है। इस पतला को क्या कहते हैं, इस वाहिनी को क्या कहते हैं, वाहिनी कोष्टिका कहते हैं, यानी कोष्टिका, वायु कोष्टिका वाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोष्टिका वाहिनियां कहते हैं। समझिएगा कि ये जो है, ये ब्रोंकियोल्स जो है, श्वसनिका जो है, तो ये श्वसनिका पतली पतली नली में आके इधर बट गया, पतली पतली में, ये जो पतली पतली वाहिनियां में बढ़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु कोष्टिका वाहिनियां कहते हैं। वायु कोष्टिका वाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहिनियां कहते हैं, वाहिनियां कहते हैं, वाहिनियां कहते हैं, वायु कोष्टिका वाहिनियां कहते हैं। ये वायु कोष्टिका वाहिनियां जो होती है, लास्ट में गुब्बारे जैसे आर पर इस तरह क्या होती है, रुक जाती है। इस तरह क्या होती है, रुक जाती है। इस तरह क्या होती है, रुक जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु कोश कहते हैं। ये जो वायु कोष्टिका वाहिनियां है, ये लास्ट में वायु कोश में खुलती है, वायु कोश में खुलती है। कहाँ खुलती है, तो वायु कोश में खुलती है। अब समझिएगा, ये जो वायु कोश वाहिनियां है, ये वायु कोष्टिका वाहिनियां जो है वायु कोश में खुलती है। आप लोग देखिएगा यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं गोल 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 गोल, यही जो है वायु कोष्टिका वाहिनियां है। ये जो देख रहे हैं गोल गोल इस तरह, इसी को हम लोग जो है वायु कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोश। ये जो पतली पतली नलियां हैं, इसको वायु कोष्टिका वाहिनियां कहते हैं। लेकिन जो लास्ट में गोल गोल जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो लास्ट में आप लोग गोल गोल देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, वायु कोश कहते हैं। और वायु कोश में वायु आकर क्या हो जाता है, फंस जाता है। यानी वायु कोश में क्या आता है, वायु कोश आके फंस जाता है। यही जो है श्वसन तंत्र की संरचना है। श्वसन की देखिएगा, जो ये जो भाग होता है, इसको, ये जो पूरा भाग, ये जो जिसमें फेफड़ा है, ये दोनों फेफड़ा है, तो फेफड़ा जिसमें होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। फेफड़ा स्थित किस में होता है, तो फेफड़ा स्थित होता है वक्ष गुहा में। फेफड़ा किस में स्थित होता है, तो फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा किस में स्थित होता है, वक्ष गुहा में। अब नीचे ये जो हो गया वक्ष गुहा हो गया, ये हो गया वक्ष गुहा, और ये हो गया उदर गुहा। ये क्या हो, नीचे वाला क्या हो गया, उदर गुहा। तो देखिए वक्ष गुहा, उदर गुहा, वक्ष गुहा को
और उदर गुहा को एक डिवाइड कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। मतलब वक्ष गुहा और उदर गुहा को जो डिवाइड करता है उसको डायफ्राम कहते हैं। आपसे पूछेगा प्रश्न कि वक्ष गुहा और उदर गुहा को डिवाइड कौन करता है, तो वक्ष गुहा और उदर गुहा को डिवाइड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। एक चीज और देखिएगा, यहां से लेके नासिका बेस में से लेके श्वसनिका तक, नासिका बेस में से लेके ये श्वसनिका तक, ये सब नली तक, ये जो बना होता है ये पश्चिमाभि काय, ये जो बना होता है पश्चिमाभि काम्य एपिथेलियम कोशिकाओं से बना होता है, एपिथेलियम पश्चिमाभि काम्य एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है, पश्चिमाभि काम्य एपिथेलियम का बना होता है, पश्चिमाभि काम्य एपिथेलियम का बना होता है। क्या कौन सा कोशिका का बना होता है, देखिए ये नासिका बेस में से लेकर ये सीधे श्वसनिका तक यानी ब्रोंकियोल्स तक, ब्रोंकियोल्स ये जो है ब्रोंकियोल्स है, श्वसनिका यानी ये जो बड़ा जो है नली वाहिनी है, तो श्वसनिका से यहाँ तक ये जो भी बना हुआ रहता है कोशिका को वो उसको कहते हैं पश्चिमाभि काम्य एपिथेलियम का बना होता है, पश्चिमाभि काम्य एपिथेलियम का बना होता है। अब जो बात करें हम लोग कि जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया की लंबाई जो होती है 11 सेंटीमीटर की होती है, ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी व्यास जो होती है 16 mm को होता है। मतलब समझिए ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रैकिया की लंबाई है, मतलब श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया की लंबाई जो होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसका व्यास जो होता है 16 mm होता है, 16 mm होता है। इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि श्वास नली या ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर, व्यास 16। ये श्वसन हुआ। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें गैस का जो है, वायु का जो है परिवहन कैसे होता है। कि तो मानव में जो श्वसन की क्रिया संपूर्ण होती है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला क्या होती है, बाह्य श्वसन, दूसरा गैसों का परिवहन और तीसरा आंतरिक श्वसन होता है। कैसे होता है, तो बाह्य श्वसन कहने का मतलब होता है कि श्वसन जो है, वायु जो है, हवा नासिका बेस में से श्वास नली होते हुए फेफड़े तक आना और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को श्वास नली होते हुए नासिका बेस में के द्वारा बाहर छोड़ देना, इसको हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। अर्थात कहेंगे हम लोग कि बाह्य श्वसन, आपसे पूछेगा बाह्य श्वसन क्या है, तो बोलेंगे कि नासिका बेस से होते हुए लैरिंग श्वास नली होते हुए फेफड़े में वायु जाती है तथा फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास नली होते हुए नासिका बेस में से बाहर कर देती है। यह क्रिया बाह्य श्वसन क्रिया कहलाती है। फिर से समझिएगा कि हवा जो है, तो ये हवा कहने का मतलब हवा में ऑक्सीजन गैस जो है, तो हवा श्वास यानी नासिका बेस में होते हुए
ये श्वास नली में आती है, श्वास नली से फेफड़े में आती है। ठीक है, फेफड़े में आती है, उसके बाद फेफड़े में पहुंच गई वायु। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसनी से श्वास नली या श्वास नली से लैरिंग्स होते हुए नासिका छिद्र के द्वारा CO2 को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। यह क्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। मतलब हवा को फेफड़ा तक पहुंचाना और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना, यह बाह्य श्वसन क्रिया कहलाती है। अब हम समझेंगे कि जब फेफड़ा में हवा आ गया, फेफड़ा में तो हवा आ गया, तो फेफड़ा में कैसे हवा आया, फिर से समझिए एक बार। तो नासिका बेस में से वायु लैरिंग्स होते हुए श्वास नली में आती है और श्वास नली से श्वसनी होते हुए फेफड़े में आती है। फेफड़े में रक्त मौजूद होता है, फेफड़े में रक्त मौजूद होता है। अब हम लोग समझेंगे गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन रक्त, फेफड़ा में रक्त होती है, तो रक्त में क्या होता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन O2 से मिल जाता है, ऑक्सीजन गैस से मिल जाता है, और ऑक्सीजन गैस और हीमोग्लोबिन दोनों मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब यह जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है कहां तक पहुंच जाता है, ये पहुंचता है आपको, ये पहुंचता है कोशिका में। कहां पहुंचता है, सभी कोशिका में पहुंच जाता है, क्योंकि बताया गया है कि श्वसन की क्रिया कहां होती है, कोशिका में होती है। तो ये कोशिका में जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पर फिर Hb अलग और O2 अलग हो जाता है, यानी ऑक्सीजन गैस अलग और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। यहां तो पहुंच गया। अब इसमें जो होता है, अब इसमें आंतरिक श्वसन होती है। गैस कहां पहुंच, ऑक्सीजन गैस कहां पहुंच गया, कोशिका में। ऑक्सीजन गैस कोशिका में पहुंच गया। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन में क्या हुआ कि यहां पे ऑक्सीजन गैस और Hb अलग अलग हो गया। अब ऑक्सीजन गैस का जो उपयोग होगा C6H12O6 को मौजूदगी में O2 का होगा, O2 का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा कौन, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीकरण करके क्या करेगा, तो यहाँ पर बना देगा CO2 प्लस H2O प्लस क्या, ऊर्जा। ये हो गया किसमें, आंतरिक श्वसन में। आंतरिक श्वसन में दो श्वसन होती है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में आपको बता दिया गया है। अब जो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है पुनः फिर क्या करता है कि इससे हीमोग्लोबिन से मिल जाता है। हीमोग्लोबिन से क्या हो गया, मिल गया। अब जब ये हीमोग्लोबिन से मिल जाता है तो हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो बनाकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहां पहुंचता है, फेफड़ा में। कहां पहुंच गया, कोशिका में। जब वो ऊर्जा का उपयोग हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कहां पहुंचा दिया, रक्त कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो हीमोग्लोबिन फिर कहां आ गया, फेफड़ा में आ गया। तो जब फेफड़ा में आने के बाद क्या होता है कि जैसे ही फेफड़ा में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आता है तो क्या होता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीमोग्लोबिन अलग अलग फिर हो जाता है। आते के साथ क्या होता है कि अलग हो जाता है। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन तो रक्त में रह जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह श्वसनिका से श्वसनी होते हुए, श्वास नली होते हुए, श्वास नली से नासिका छिद्र होते हुए वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार मानव में श्वसन की क्रिया होती है।
फिर से समझिए आप लोग कि फिर हम सब दिखवा देंगे, आप लोग फिर से समझ लीजिए कि श्वसन कैसे होती है। तो नासिका बेस में से ये वायु जो है, नासिका बेस में से, नासिका छिद्र से वायु नासिका बेस में से लैरिंग्स होते हुए श्वास नली में पहुंचती है। श्वास नली से वायु जो है श्वसनी में होते हुए फेफड़ा में पहुंच जाती है। फेफड़ा में रक्त होता है और रक्त से ऑक्सीजन गैस संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन संपूर्ण कोशिकाओं में पहुंच जाती है। कोशिका में पहुंचते ही हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाता है। अब ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज को ऑक्सीकरण करता है, जिससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। पुनः कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हीमोग्लोबिन में रक्त में संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है कि फेफड़े में चला आता है। जब फेफड़े में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आता है तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसनी नासिका छिद्र के द्वारा श्वास नली से नासिका छिद्र द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार मानव में श्वसन की क्रिया होती है। समझ गए? फिर से समझिए। नासिका बेस में से श्वास नली होते हुए वायु फेफड़े में पहुंचती है। फेफड़े से रक्त में मिलकर वायु जो है संपूर्ण कोशिकाओं में फैल जाती है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर। जब कोशिका में पहुंचती है तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज का विखंडन करता है, ऑक्सीकरण करता है, जिससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। पुनः कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है कि हीमोग्लोबिन से संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फेफड़े में चला आता है। जैसे ही फेफड़े में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली होते हुए नासिका छिद्र के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देता है। इस प्रकार मानव में श्वसन की क्रिया संपूर्ण होती है। चलिए इस चीज को हम साफ लिखवा देते हैं, आप लोग फिगर एक बार देख लीजिए। जो मैंने बताया सेम उसी चीज को मैंने लिख दिया। मानव में श्वसन की जो प्रक्रिया 3 भाग में होती है, 3 श्वसन प्रकार, तो उसके प्रकार 3 होती है, जिसको बाह्य श्वसन, गैसों को शरीर में परिवहन और आंतरिक श्वसन। मानव में श्वसन की क्रिया कैसे होती है ये सारा चीज हम लिख दिए हैं। एक बार हम इसको पढ़ देते हैं। मनुष्य में श्वसन की क्रिया 3 भागों में संपन्न होती है। बाह्य श्वसन, पहला भाग बाह्य श्वसन। इस श्वसन में वायु नासिका छिद्र से श्वास नली में होते हुए फेफड़े में पहुंचती है तथा CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़े से श्वास नली होते हुए नासिका छिद्र द्वारा वायुमंडल में छोड़ देती है। वही चीज बताया हम। दूसरा, गैसों को शरीर में परिवहन। जब फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंच जाती है तब जो है इस भाग में फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है ताकि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो, शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फेफड़े में लाया जाता है। आंतरिक श्वसन, यह श्वसन शरीर की कोशिकाओं में होती है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। श्वसन में लगभग 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। लास्ट में इसी में आंतरिक श्वसन में ही क्या होता है, इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। आंतरिक श्वसन में ही वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन होती है, इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। और ऑक्सीकरण श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन को ही केव चक्र भी कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन को क्या कहा जाता है, केव चक्र भी कहा है। यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, आप लोग नोट में लिख सकते हैं ऑक्सी श्वसन को, ऑक्सी अगर दिखाई नहीं दे रहा तो हम लिख दे रहे हैं और न तो बोल भी दे रहे हैं। ऑक्सी श्वसन
को केब्स चक्र कहा जाता है। केब्स चक्र कहा जाता है, चक्र कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन को केब्स चक्र कहा जाता है, केब्स चक्र कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग एक प्रश्न लिखिए जो आप लोगों को लिख के आना, बना कर आना है। पहला प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र के सचित्र वर्णन करें। मानव श्वसन तंत्र के सचित्र वर्णन करें, मतलब उसका चित्र बनाना है और जो उसमें बताया कि कौन चीज कहाँ कहाँ है उसका वर्णन करके आना है। जैसे नासिकाग्रेश, लैरिंग्स, श्वास नली, फेफड़ा, ये सब जहाँ जहाँ है उसको जो है वर्णन करके आना है। और कमेंट करिएगा हमारे पास कि कौन कौन बच्चा जो है इसको बना लिया है। ठीक है, फिर से प्रश्न को बोल दे रहे हैं, मानव श्वसन तंत्र को सचित्र वर्णन करने। पहले इसको चित्र बना लीजिएगा और चित्र बनाने के बाद उसको वर्णन कर लेना है कि कौन चीज कहाँ है, नासिका छिद्र कहाँ है, श्वास नली कहाँ है, श्वास नली किसमें खुलती है, कहाँ पहुंचती है, ये सारा चीज जो है आप लोग को लिख के लेके आइएगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर हम इस प्रश्न को बना लिए हैं, आप जो बोले थे हम चित्र को भी बना लिए, उसका उत्तर भी बना लिए हैं। कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें यह महसूस होगा कि कितने बच्चे जो हैं पढ़ने में मन लगा रहे हैं, होमवर्क को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको उतार लीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसमें मात्र एक पॉइंट और बचा हुआ है, इसको भी हम आज खत्म ही कर देते हैं और इससे आज यह चैप्टर भी जो है समाप्त हो जाएगा। आपका दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सारा चीज जो है बता दिया गया। आप लोग ऑब्जेक्टिव भी बनाइएगा, सॉल्व करिएगा, देखिए टोटल बनेगा आपको। हम बताए थे श्वसन, जो हम बताए थे श्वसन दो प्रकार के हम बताए थे। कौन से श्वसन दो बताए? एक बताए थे कोशिकीय श्वसन, एक बताए थे श्वासोच्छ्वास। बताए थे, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। श्वासोच्छ्वास को दो भागों में बांटा गया है। श्वासोच्छ्वास को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है इसको हम पहले लिख देते हैं। ये हम समझाने के लिए आपको लिखे थे, अब हम लोग इसको लिखते हैं। क्या? उच्छ्वास, सॉरी श्वासोच्छ्वास, श्वास, इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला को कहते हैं प्रश्वास और दूसरा को कहते हैं उच्छ्वास। इसकी दो अवस्थाएं हैं। इसकी अवस्थाएं कितनी है? दो है। इसको अवस्थाएं कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएं हैं, प्रश्वास और उच्छ्वास, या इसको निश्वास भी कहते हैं। निश्वास भी कहते हैं। प्रश्वास क्या है ये समझ लीजिएगा। प्रश्वास जैसे कि नासिका छिद्र से श्वास नली होते हुए वायु को फेफड़े तक पहुंचाते हैं, इसको प्रश्वास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उच्छ्वास। फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसनी, श्वास नली, लैरिंक्स और नासिका छिद्र से बाहर करते हैं, इसको हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। अब जो है श्वासोच्छ्वास क्या है? तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि प्रश्वास और उच्छ्वास को एक साथ होने वाली क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी एक साथ प्रश्वास और उच्छ्वास को क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसको लिख कर देख दीजिएगा। श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं।
सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसी में आप लिखिएगा और देखें, प्रश्वास तथा उच्छ्वास, प्रश्वास तथा उच्छ्वास के एक साथ होने वाली क्रिया को, प्रश्वास तथा उच्छ्वास को एक साथ होने वाली क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। देखिएगा, प्रश्वास में ऑक्सीजन गैस की परिवहन होती है और उच्छ्वास में यानी निश्वास में निकलता है वो CO2 गैस निकलता है। प्रश्वास में ऑक्सीजन गैस अंदर जाता है और निश्वास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाता है, बाहर जाता है। प्रश्वास की दो अवस्थाएं होती है। क्या होती है? आपको पूछेगा कि प्रश्वास और उच्छ्वास में अंतर क्या है, इस अंतर को भी हम लिख ही देते हैं। ठीक है, अभी तत्काल इतना देखिए, इतना याद रखिएगा कि प्रश्वास ऑक्सीजन गैस और उच्छ्वास निश्वास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और प्रश्वास में ऑक्सीजन गैस अंदर फेफड़े में जाती है। प्रश्वास में ऑक्सीजन गैस श्वास नली होते हुए फेफड़े में जाती है और उच्छ्वास फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बाहर निकलती है। ठीक है, वायुमंडल में जाती है। आपसे पूछेगा कि निश्वास में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसको हम लिख देते हैं। जो बताया वही चीज लिख दिए। श्वासोच्छ्वास, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये प्रश्वास क्या है? तो वायु नासिका छिद्र से श्वास नली होते हुए फेफड़े में जाती है। वायु बताया गया कि वायु नासिका छिद्र से श्वास नली होते हुए फेफड़े में जाती है, इसको प्रश्वास कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़े से श्वसनिका श्वसनीय श्वास नली होते हुए नासिका छिद्र द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। सेम एक चीज बताया गया, उसको क्या कहेंगे? उच्छ्वास कहते हैं। आपसे पूछेगा कि निश्वास में कौन गैस निकलती है, तो CO2। प्रश्वास में वायु में कौन सा गैस रहता है, तो ऑक्सीजन गैस। जब हम सांस लेते हैं, प्रश्वास में सांस लेते हैं, तो देखते हैं कि पसलियां आगे की ओर फेंकता है। आगे की ओर मतलब बाहर की ओर आता है। कसकर सांस लीजिए। पसलियां जो है आगे की ओर क्या है, बाहर की ओर फेंक रहा है, जिससे क्या होता है कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और इसमें जब सांस को छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते हैं तो पसलियां पीछे की ओर खिसक जाती है, पीछे की ओर खिसक जाती है और वक्ष गुहा का आयतन जो होता है वो कम जाता है। अब जो है आपका श्वसन चैप्टर समाप्त हो गया। जहाँ भी समस्या होगा आप बताइएगा और आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिएगा। सॉल्व होता है कि नहीं होता है हमें कमेंट भी करिएगा, फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ हम प्रेजेंट होंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करना तो मत भूलिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।